नमस्कार दोस्तों। तो भारतीय एक्सपीरियंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हरीश, और आज स्टूडियो में हमारे साथ प्रेजेंट हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने साइकोलॉजिस्ट श्री डॉक्टर SP रेड्डी साहब। चलिए आपको उनसे मिला। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू। सर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जी यानी मनोवैज्ञानिक। बिल्कुल। सर आपसे लोग डरते क्यों हैं? लोग आप क्या मतलब करते क्या है सर? क्या काम क्या है आपका? बेसिकली देखिए, साइकोलॉजिस्ट मतलब मन और व्यवहार का मनोवैज्ञानिक, जो विज्ञान जानता है। ठीक है। बेसिकली लोग इसलिए घबराते हैं या बहुत सोचते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं मतलब वो पागल है। जो पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं, लोगों को ये लगता है या उनकी फैमिली मेम्बर्स को लगता है या अड़ोसी पड़ोसी को लगता है कि अगर ये किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है दैट मीन्स इसको कुछ दिमाग की बीमारी हो। बेसिकली ये कुछ भ्रांति है जो समाज में फैली हुई है, इसलिए स्टिल लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से डरते हैं। वो आपका क्वेश्चन सही है वैसे। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो इंसान है वो पागल ही है। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास इस कारण से आपके पास लोग मतलब और कोई दिमागी बीमारी होने से यही देखा जाता है, साइकोलॉजिस्ट को कॉल किया जाता है या उनसे मिला जाता है। तो अगर दिमागी बीमारी को ही हम पागलपन कहते हैं, मेरे जो आम जनरल कंसेंसस है वो यही है कि दिमागी बीमारी का मतलब पागलपन। सर देखिए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। दिमागी बीमारी का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम अभी हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स जो आते हैं, जैसे सुसाइडल केस आते हैं, तो हम सुसाइडल प्रिवेंशन के भी कुछ थेरेपी देते हैं और काफ़ी थेरेपी रहती है। स्टूडेंट के अलावा कपल्स आते हैं अपनी काउंसलिंग के लिए। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो स्ट्रेस्ड हैं या एंग्जाइटी बहुत फेस करते हैं, डिप्रेशन में चले आते हैं। ऐसे लोग काफ़ी लोग आते हैं। तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दिमागी बीमारी या पागलपन जो ये वही आते हैं। एक एग्जांपल ये, मेरे पास डॉक्टर्स को रेफ़र करते ही है रायपुर के और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है, लाइक एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की। कुछ एक बीमारियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे OCD हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब नहीं हिंदी में सर इसका मतलब होता है जिनको बार बार चीज़ों की रिपीट आदत होती है। जैसे कि एग्जांपल ये बताना चाहता हूँ कि बार बार हाथ धोने की आदत, बार बार मतलब ये तो आप भी धोते हैं, मैं भी धोता हूँ, बट जो लगातार हाथ धोते हैं उनको लगता है कि हाथ बार बार गंदा हो, तो हाथ धोने के बाद टच किए तो फिर उनको फील होता है कि फिर से। तो ये ऐसी जो सिम्टम्स है कि लोग बार बार चेक करना, घर में घुस गए या शॉप में घुस गए, बार बार चेक करते ही कि अरे यार रुको नहीं, फिर से आके बैठे और उसके बाद 4, 5, 6 बार वो कंटिन्यूस करते। आपका ऐसा नॉर्मल हो सकता है क्योंकि आप 1 या 2 बार चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आप दिन में 6, 8 बार चेक कर रहे हो दैट इज़ प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें रहती है। जो OCD नाम की एक जो बीमारी है, जिससे डिसऑर्डर दे, तो वो चीज़ होता है और लाइफ टाइम में किसी भी हेल्दी पर्सन को हो सकता है। और भी कोई बीमारी OCD के अलावा? अब OCD के अलावा कई बीमारी है। एक PTSD होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो जैसे अभी एक रिसेंट केस मेरे पास आ रहा है, एक लड़की का जो कुछ समय पहले शादी में गई थी, तो होटल के लिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई। उसकी उसकी फैमिली भी थी, उनको चोट रात कुछ लगी नहीं, बट वो लड़की बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई। तो ये एक ट्रॉमा रहता है अभी, और इस टाइप की चीज़ें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आती है। इससे बार बार लड़की के का शिवरिंग होती है और बहुत ज़्यादा घबराना, ये सब चीज़ें होती। कई बार फेंट भी हो जाती है, बेहोश भी हो जाती है उस समय के लिए। तो इस टाइप की कुछ बीमारियाँ हैं। और भी काफ़ी बीमारियाँ, डिप्रेशन रहता है, एक्यूट डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन। इसमें अटैक्स आते हैं, लाइक पैनिक अटैक आना, एंग्जाइटी अटैक, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा घबराना, हाथ काँपना, ज़बान लड़खड़ाना, ठीक है, पसीना आना, हथेली में पसीना बहुत ज़्यादा आना, ठीक है। लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल रहता है। एक नॉर्मल आदमी को भी हो सकता है, बट एक्सट्रीम होता है तब ये डिसऑर्डर की श्रेणी में गिना जाता है। एग्जैक्टली, ADHD आपने अच्छा बोला। ADHD बेसिकली अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है। अब ये क्या होता है? हाँ, बहुत अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, नाम से ही पता चल रहा होगा, जो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीख कर। कैमरामैन तुम्हारी बात हो रही है।
तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का मतलब होता है, स्पेशली मेरे पास मेरे ख्याल से अभी कुछ सालों में मैंने करीब 5-1 हज़ार केसेस लिए। 5-1 हज़ार केसेस आप तो मतलब 5-4 लोगों को सजेशन नहीं मिल रहा। नहीं 5,000 बच्चों को लाया गया है। मोस्टली ये एडोलेसेंट और चाइल्डहुड की केसेस ज़्यादा देखे गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो जैसे आप और मैं बात कर रही साथ में कोई और है, बार बार बीच में वो करेगा अटेंशन सीख करने के लिए कि मैं भी बैठा हूँ, राइट। इसमें ज़्यादातर बच्चे आते हैं सर जो क्लास में एक जगह बैठ नहीं पाते, वो एक जगह स्टडी होके बैठ नहीं पाते। इसको लेकिन सर ऐसा भी तो बोल, ये जो अभी जैसा हमने बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चे देखा जाए सब बड़े एनर्जेटिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। बिल्कुल हमसे तो 1000 गुना ज़्यादा ही है। बिल्कुल। तो इसको ये नहीं बोल सकते कि सर वो बच्चा थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक है इसीलिए वो ये कर रहा है। सर इसके लिए टेस्ट होता है, सर ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या सिर्फ एनर्जी लेवल ज़्यादा है या सच में उसमें बीमारी, ठीक है। वही जो ADHD बोर्डर डिसऑर्डर है उसका एक स्केल रहता है, टेस्ट रहता है, उस फॉर्मेट पे हम बच्चों को लेते हैं, या कोई बड़े तो खैर बहुत नाके बरा बनाए मेरे पर, बट बच्चे ही आते हैं। ये चाइल्डहुड केस है, ज़्यादातर एडोलेसेंट प्यूबरिटी की केस लाइक 10 से 12 साल, 5 से 8 साल ऐसे ही उम्र के बच्चे ही ज़्यादातर आते हैं। यानी मतलब ये पकड़ लीजिए 5 से लेके 15 साल के बीच के लोग ज़्यादातर आते हैं। अब इस पर एज बढ़ते बढ़ते इसका जो सिम्टम्स है वो रिड्यूस ज़रूर होता है, बट रहता है इसका। और ADHD दूर करना है, स्पेशल जो एडुकेटर्स हो, लाइक स्पेशल एजुकेटर जो मैं बोल रहा हूँ, वो पढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों का ध्यान एक जगह नहीं रहता, कंसंट्रेशन लेवल बहुत वीक रहता है, सो दैट वो स्टडी में फोकस नहीं, एक जगह बैठते नहीं, वो बातें नहीं सुनते, अपनी बात ज़्यादा बोलते, जैसे मदर फादर बात करते बीच में ज़्यादा बात करना, उनको बात नहीं करने देना, ठीक है, अपनी वो ध्यान आकृष्ट करना, ये सब चीज़ें होती। अच्छा सर, आपके काम के बारे में तो हम आगे और भी जानेंगे, लेकिन सर मैं आपके बारे में जानना कैसे, मतलब आप इस फील्ड में। सर देखिए क्या होता है कि साइकोलॉजी का एक कोर्स होता है, जैसे कि आप चाहे तो इसमें 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, आइदर आप आर्ट्स ग्रेजुएट होके हो सकते हैं या साइंस ग्रेजुएट होके भी हो सकते हैं। BSc साइकोलॉजी भी होती है, BA साइकोलॉजी भी, ये ऑनर्स में 4 साल का कोर्स होता है अगर BA में जाएंगे, और अगर नॉर्मल डिग्री कोर्स लेते तो 3 साल का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है। उसके अंदर एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक कोर्स होता है, जिसमें काउंसलिंग कैसे करते हैं ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। एक तरह का एम आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे लगा कि यार बनना चाहिए तो इस इंसान के समान बनना चाहिए जो लोगों को, मतलब सोसाइटी को भी वो करता है, एक अच्छा पॉज लेके काम करता है। नो डाउट उसका अर्निंग भी उससे जुड़ा है, लेकिन वो एक भलाई का काम भी उससे होता है। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, तो जैसी 10th में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, और मैं जैसी 11th में पहुँचा तो मैंने सोचा मैं साइकोलॉजी लूँगा, बट समहाउ उस समय स्कूल में हुआ नहीं करता था साइकोलॉजी सब्जेक्ट। तो मैंने 12th पास किया, 12th में मैं मेडल लेके निकला अपने स्कूल से। देन मैंने लोगों ने बहुत बोला कि मैथ यू हैव टू ऑफ मैथ्स और साइंस, तो बट मेरे दिमाग में बसा हुआ था कि मुझे साइकोलॉजी नहीं, सो दैट मैं साइकोलॉजी लेके ही मैंने पूरी पढ़ाई की, फिर मैं प्रैक्टिस। अच्छा सर, आगे का डिस्कशन जो हम करने वाले हैं लोगों के बारे में, इसको क्यों ना हम लोग 2 पार्ट में बांट, एक बच्चों पे और एक अडल्ट्स, बिल्कुल है ना। बिल्कुल क्योंकि सबसे अच्छा यही रहेगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों का दिमागी विकास भी बहुत अलग है। बिल्कुल सर, इसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर देखा जाता है सर। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब बच्चा जब गर्भ में रहता है माँ के गर्भ, तब से एक उसका साइकोलॉजी शुरू हो जाता है। ये बहुत महीन सी बात है, बट अगर आप महाभारत काल से भी देखोगे कि अभिमन्यु जब पेट में था तब से उसको चीज़ें बताई जाती। आपने अगर वो स्टोरी सुनी होगी कि अभिमन्यु गर्भ में था जब अर्जुन और वो उनकी मदर बात कर रहे थे, तो उसने पूरा सुना कि कैसे चक्रव्यूह के अंदर जाना है, और उतना सुनने के बाद उसकी मदर सो गई। उसके बाद जब वापस आने की बात बताई अर्जुन की,
तो उसने सुना है, तो उसको चक्रव्यूह तोड़ना आता था, अंदर तक जाना आता था, उससे बाहर आना उसने नहीं था। तो ये एक ड्रॉबैक था। ये एक कहानी नहीं है सर, ये सत्य है। और इसीलिए गर्भ संस्कार दिया जाता है। अभी आजकल फिर से चालू हुआ है गर्भ संस्कार। मतलब ये हकीकत है कि माँ बाप या जब बच्चा पेट में होता है तो माँ जो भी सुनती है, जो भी देखती है, बिल्कुल वो बच्चे के विकास में, मनोवैज्ञानिक विकास में हाथ देता है। बिल्कुल सर देता है। अगर प्रॉपर वे में माँ का ख्याल रखा जाए जब वो प्रेग्नेंट रहती है, या फादर उस समय अच्छा बिहेव कर रही, कोई स्ट्रेस नहीं, तब पर्सनैलिटी का जो बनना शुरू होता है उस समय मेज डलता है, वो सोच डेवलप होनी शुरू होती है। एक बात याद रखिएगा, आप अभी जो मेरे सामने बैठे या ये भाई साहब मेरे सामने बैठे, तो पर्सनैलिटी कैसे पता चल, मुझे ये पता चल जाएगा कि आपके मदर फादर या आपके मदर फादर ने कैसा आपके साथ बिहेव किया है, ठीक है, या आपका परवरिश कैसा हुआ, ठीक है। उसके बाद आपके केयर ग्रुप की बारी आती है, आपके स्कूल, आपका कॉलेज, वो आपकी मेंटालिटी चेंज करता है, चीज़ें दिखाता है, आपका IQ लेवल डेवलप, इमोशनल क्वेश्चन लेवल डेवलप, ठीक है। EQ और IQ में फर्क दैट इज ए वास्ट बहुत बड़ा डिफरेंस। IQ इमोशनल क्वेश्चन लेवल होता है, IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इंटेलिजेंस क्वेश्चन हिंदी में बुद्धि लंबी बोला जाता है, बुद्धि का स्तर देखा जाता है। जो यूजुअली अगर हम कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे पूछेंगे, उससे आपकी बुद्धि का पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा जानते हैं। और इसका बिल्कुल कतई मतलब नहीं होता है कि, क्योंकि इसका एक सर्टन एज रहता है, एक 15 ईयर्स तक का एज को हम मल्टीप्लाई करके एक स्कोर निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड IQ। वैसे EQ लेवल है, इसमें SQ लेवल भी होता है, सोशल क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी बचपन में बनती है, अर्ली चाइल्डहुड में बन चुकी है होता है। अगर मैं आज ही बैठा हूँ और मैं गुस्सैल हूँ, बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग हूँ, तो वो मेरा चाइल्डहुड में बन चुका था, उसके लिए मेरा यंग एज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सर बच्चों के बारे में ही बात करते हैं। बिल्कुल हमको ये तो समझ में आ गया कि एक बच्चे का जब जन्म होता है, बच्चा जब गर्भ में होता है, तभी से उसका जो पर्सनालिटी है, जो दिमाग में, वो बनना शुरू हो जाता है। लेकिन सर आज की डेट में जब हम देख रहे हैं, माँ बाप देख रहे हैं, बच्चे के पैदा होते उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बना देते हैं, उसके हाथ में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ में, मेरे को कई हैदराबादी जी, जिनके हाथ में अभी से फ़ोन आ चुका है, या बच्चे जब बदमाशी करने लगते हैं, घर में ज़्यादा खेलने लगते हैं, खेलकूद करने लगते हैं, तो मम्मी पापा फ़ोन पकड़ा जी, यूट्यूब देखो। ये जो फ़ोन पकड़ाने की जो नई प्रथा हमारे देश में आई है, बच्चों को अभी फ़ोन पकड़ा ही दे रहे हैं कि ले लो बैठो, देखो यूट्यूब देखो, बाकी ऐसे इफेक्ट कर रही है ज़िंदगी छोटे मैंने। सर बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है मोबाइल के अधिक यूज़ करने में, और इवन बच्चों को मोबाइल देते। लेकिन बच्चों को मोबाइल देने से उनका जो ब्रेन का जो विकास होना होता है, बुद्धि का विकास होना होता है, वो स्लो हो जाता है, ठीक है। बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है बुद्धि के विकास, सबसे बड़ी बात। इसके अलावा धीरे धीरे सोशल जो उनकी सोशल होना भी कम हो जाता है, क्योंकि एक जगह बैठ के काफ़ी घंटे यूज़ करते हैं। अगर मैं अभी की जनरेशन का मोबाइल यूजेस का टाइम निकालूँ तो बहुत ज़्यादा है। इस बार ज़्यादातर पेरेंट्स आते हैं कि बच्चों का गेमिंग की आदत हो गई है, बच्चे बहुत ज़्यादा इंस्टा में, यूट्यूब में, फेसबुक में, सब में टाइम अपना व्यतीत कर। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मैं अभी भी बोलता हूँ कि सर इधर एक स्क्रीन टाइम लिमिट हो जानी चाहिए। एक बात समझिए सर, मोबाइल से हम बहुत लंबे समय तक बचा नहीं सकते। हाँ, एक एज तक हम अवॉइड करवा सकते हैं, बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे, वो अच्छी बात है। बट ये भी नई टेक्नोलॉजी है, इससे हम दूरी भी नहीं बना सकते पूरी तरीके से। तो हम क्यों ना हम ऐसा किया जाए कि इसमें स्क्रीन टाइम सेट किया है। स्क्रीन टाइम मतलब एक समय तक आप उपयोग कर सकते हो, उसके बाद आप उसको उपयोग ना करें। और ये करना पेरेंट्स को ही पहले पड़ेगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स बोलेंगे और स्कूल में टीचर्स गाइड, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैंने देखा कई पेरेंट्स सच में बहुत मेहनत करते हैं, बट बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब वो टीचर्स बोलते हैं तो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि एक कंट्रोल कंडीशन में टीचर बात कर, तो ये फ़र्क होता है। तो मेरे को लगता है सर ये मिल काम करना पड़ेगा। और मेरा तो आप लोगों के तो गवर्नमेंट से भी एक अनुरोध रहेगा कि स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए जाए, काउंसलर्स। सर मैं जाता हूँ स्कूल्स की काउंसलिंग सेशन लेने की, बट मुझे लगता है कि प्रॉपर अगर स्कूल काउंसलर होंगे, जो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करते थे, अंग्रेजों के बिल्कुल सर, गवर्नमेंट स्कूल्स पे हुआ कर, बट वो फिर उसको हटा दिया। और जबकि बहुत ज़रूरी है, हर गवर्नमेंट देखिए प्राइवेट स्कूल्स आजकल रखते,
प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप जाके देखेंगे तो एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए। क्या होता है सर, जैसे मैं बोला कि बच्चों का जब ग्रोथ होता है, जब मानसिक ग्रोथ होता है, तब उनको ये सिखाया जाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कितना लड़कियों के साथ रिस्पेक्टफुली आपको पेश आना है, ठीक है। तो उसमें वो चीज़ें जुड़ेंगी। अभी जो सोसाइटी में हम जो क्राइम रेशियो देख रहे हैं, इसका रीज़न ही वही, जब बचपन से हमको गाइड ही नहीं किया जाता, सिखाया ही नहीं जाता, तो हम क्या करें, वही बच्चे देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे अरे आजकल इंस्टाग्राम पे ये स्नैपचैट आते स्नैप बनाते हैं और ऐसे लड़कियों को बोलते हैं, वो शायरियाँ बोलने लगते हैं, तू नहीं आई तो क्या हुआ, कोई वो अजीब सी बड़ी गजब की शायरियाँ बजाने लगते हैं। सर ये अफसोस की बात, इन सब चीज़ों को अगर सही करने हैं तो जैसे मैंने बोला ये रोड में जाना पड़ेगा। हम सिर्फ अभी कोई नियम कायदा ला के डंडा लेके हम सुधार नहीं सकते, ठीक है। इसके लिए रूट पे काम करना पड़ेगा। अगर अभी से भी हम चालू करते हैं तो शायद अगला जनरेशन आते तब वो चीज़ें सुधरनी चाहिए। मतलब एनी हाउ ये जनरेशन तो जा चुकी, मतलब इसमें एक चीज़ किया जा सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ उनसे बात करके डिस्कशन कर। एक बार क्या सकीगा, मैं अगर आपसे बड़ा हूँ और मैं आपको डंडा लेके अगर बैठूँ कि यार शर्मा जी आपको ये करना है, आप मेरी बात ये सुनोगे, आपको लगेगा ये ज्ञान दे, ठीक है। अगर मैं आपके साथ दोस्त बन के बैठ और मैं आपके साथ महीना 2 महीने सिर्फ सुनूँ, तो फिर मुझे आप बताओगे, बीइंग हरीश फ्रेंड बन के बताओगे कि अरे मैं ये कर रहा था। तब मैं अगर मैं उस 3 महीने बाद अगर बोलूँ ना एक आध छोटी सी, तो वो सुनेगा, आपका मन सुनेगा कि हाँ यार ये बनना ठीक हुआ, इतने समय तक कुछ बोला नहीं, सुना बस मुँह अब बोल, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको एक फेमिलियर एटमोसफियर देना पड़े, चाहे खुद के लिए दूसरों के लिए। अगर आप दे पाओगे तो ठीक होने की संभावना है। तो सर फ़ोन की तो बात कर ही रहे थे, आपके हिसाब से ऐसा संबंध जो इंसानी दिमाग को इतना तेज समझते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को फ़ोन देने की क्या एक उम्र होनी, इस उम्र में उन बच्चों के हाथ में फ़ोन पहली बार जो मम्मी पापा के आज तक तो बच्चे थोड़ा सा भी रोने लगते हैं, ले बेटा यूट्यूब देखे, कार्टून देखिए, गाय आई। देखिए मैं साफ बोलता हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि 15 साल की आयु जो रहती बुद्धि स्तर को मापने का एक एज हम मानते हैं, तो क्यों ना 15 साल की एज तक मोबाइल दिया ही। अगर यूज़ करने कभी कभार दो तो समझ में आता है, बट वो आदत ना हो ना उनके हाथ में। जैसे मेरा बेटा है, उसके हाथ में मोबाइल है, ठीक, अभी तक नहीं किया, 10 पहुँच गया वो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो बोर्ड अपना एग्ज़ाम क्लियर करे, फिर हम देख, लेकिन सर्टन यूज़ होना चाहिए सर। इलेक्ट्रिक गैजेट है, नई चीज़ें हैं, नए नए बिल्कुल पता होना चाहिए, यूजेस आने, बट मिस यूज़ नहीं होना। मैंने बोला ना सर, स्क्रीन टाइम अगर सेट हो जाए, चाहे बच्चों का हो या बड़ों का, तो चीज़ें सुधर सकती। क्योंकि मैंने सुना एक इंडिया में ही कोई गांव है, वहाँ पे 6 बजे से तब अपने मोबाइल एक जगह रख देते और बाकायदा से उस समय कुछ नहीं करते। उनको काफ़ी महीने लगे उस चीज़ से पॉपअप करने में, बात करने में। लोग बात करना भूल रहे सर आज। हम एक्चुअल में इसके बारे में बात करने और अलर्ट सेक्शन पर जाते हैं, तब हम बात। अच्छा, बच्चों का सर अभी एक नई लत लगी हुई है बच्चों, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस दिख। जी छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, वो देखते हैं अपना ये इंस्टाग्राम पे भी, जो भी ये नई चीज़ आ रही, इंस्टाग्राम नहीं, स्नैपचैट, ये सब बच्चों के दिमाग को कैसे पिता है सर, बहुत इफेक्ट करता है। सीधी बात है, बच्चों का जो दिमागी स्तर है वो ख़राब होता है, क्योंकि वो चीज़ें जो पहले एक टाइम में निश्चित रहती थी कि एडल्ट्स देख पाते थे या पढ़ पाते थे, वो हर किसी के हाथों में आराम से उपलब्ध है। मोबाइल मतलब वो खुला रूप है, जो हर चीज़ें उनके पास पहुंच जाती हैं, जो नहीं देख रही वो भी वो देखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको उनके दिमाग में बुरा प्रभाव तो पड़ता है। और अगर इसको सुधारने है तो जैसे कि मैंने बताया, आप सेग्रीगेट कर दीजिए चीज़ों के लिए, बच्चों के लिए ये स्टेज में देना है, इतने समय तक देना है, ठीक है। लेकिन एज अ फ्रेंड स्ट्रिक्ट होकर करेंगे ना, कभी नहीं होने वाला। 100% वो चीज़ें खराब ही होनी कोई। लेकिन सर आप ये बात बड़ी आसानी से बोल रहे एज अ फ्रेंड, लेकिन एक चीज़ है, कभी कभी मेरे पापा भी मेरे साथ में दोस्त होने की नाकाम कोशिश करते हैं, मैं ही डर जाता हूँ ये हो क्या है। मेरे पापा एक बार मजाक में मुझे बोले कि तुम दारू बाहर क्यों पिया, घर में बैठ के अपने मेरे सामने, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैं डर गया, मैं वो ऐसे मैं पीता, लेकिन वो ऐसे मेरे को मजाक में चिढ़ाने के, पापा एक बात बताओ, दोस्त नहीं बन नहीं कर,
और पॉकेट मनी नहीं देते तो मेरे पापा से मैं दोस्ती कर ही नहीं सकता। इंडिया में भी बाप बेटे का जो रिलेशन है वो बाप बेटे का रिलेशन, वो दोस्त का तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर वही रहता है कि बाप और बेटा अच्छे दोस्त बनना बड़ा मुश्किल है। हार्डली मिलता है, कुछ परसेंट लोग होंगे जो बहुत लकी होंगे जो अपने फादर के साथ बैठ के बात कर, ठीक है, ये अपनी चीज़ें बताती हैं, शेयर करते हैं, और वो फादर भी बड़े पेशेंस की बात से। मेरे पापा तो आते हैं तो मैं डर के फंस जाता हूँ। मोस्टली लोगों का ये हाल, मोस्टली ऐसे, क्योंकि एक समय में जब बच्चे को वो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिली होती ना, और एक एज के बाद मिलती है तब तक वो ऑलरेडी सम डेवलप होता है, फिर उस टाइम वो एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं ना, सभी लोगों का मुश्किल हालत है। अच्छा सर, नेगेटिव तो हम बहुत बात करें, स्नैपचैट इंस्टाग्राम ये बच्चों को अफेक्ट कर रहा है और बुरी तरीके से। कोई है ऐसा ऐसी चीज़ हम बोल सकते हैं कि स्नैपचैट इंस्टाग्राम ये सब बच्चों को गुड वे में भी अफेक्ट कर रहा है मेंटली पिक्चर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत एक अच्छा डेवलपमेंट अगर देखा जाए, जैसे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पूछते हो, तो उसमें ये रहता है कि नई चीज़ें वो जल्दी सीखते, नई चीज़ें ऑफ करना भी जानते। ठीक है, जो चीज़ें शायद वो नहीं पढ़ पाते वो चीज़ें स्क्रीन में उनको दिख जाती है कि हाँ, साइंटिफिक चीज़ें जो यूजुअली वो नहीं जानते वो आप पूछोगे आजकल के बच्चे बता देंगे आप। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें अच्छी रहती है जो इंस्टाग्राम में है, अवेलेबल है फ्रीली, जो अगर देखना चाहते हैं जो बच्चे सिर्फ कुछ चीज़। लेकिन मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जो कम एज के रहते हैं, वो खुद बोलते हैं कि सर हम इन चीज़ों को ढूंढते हैं, यूजुअली फादर को या मम्मी को बोलेंगे वो बुक आते आते कब मिलेगा नहीं पता, हम एक बार टाइप करके हम पूछते हैं अवेलेबल हो गया, राइट। तो नई गैजेट्स, नई चीज़ें वो सब उसमें पता चलती है। तो ये एक अच्छा भी एक, देखिए हर चीज़ का अच्छा बुरा पार्ट दूर होता है। तो एक अच्छा पार्ट ये है कि नई चीज़ों की जानकारी, नए गैजेट्स की जानकारी, नए प्लेसेस की जानकारी वो सब तुरंत। ठीक है, अभी अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, क्या मिशन चल रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें पता चल जाती है। जो बच्चों को पढ़ने में भी शायद उतना नहीं समझ में आता जितना देख के, और परसेप्शन वाली चीज़ें जल्दी समझता है। ठीक है, उसको परसेप्शन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, कि आप जो चीज़ परसीव कर रहे हो, देख के सीखते हो ना, वो ज़्यादा बेटर हो फास्ट हो। जब आपने ये परसेप्शन लर्निंग की बात बताई है तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। हमारे देश में बच्चे, छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर कोचिंग जाते हैं, अपने मास्टर से अपनी टीचर से पढ़ाई पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो एक हो गया कोचिंग, और अब आ रही है नई एडटेक कंपनियां जो बच्चों को फ़ोन पे पढ़ा रही। इन दोनों में है आपके हिसाब सबसे बेहतरीन पढ़ाई किसमें? अपने टीचर से सामने सामने फेस टू फेस जाके बात करके पढ़ना, या उस फ़ोन पे पढ़ना? देखिए, मैं अभी भी एक चीज़ बताता, एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं ही न्यूज़ पेपर ही पढ़ रहा था। एक IAS ऑफिसर ने बोला, जो ज्ञानी है बहुत, उन्होंने बोला कि कोचिंग सेंटर में अब जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने बुक्स पे कर, बुक्स पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छी बात। वो भी दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई किया, और उन्होंने बोला कोचिंग सेंटर जाने के बजाय अगर अपने किसी पुराने गुरु या टीचर से आप बात करके उनसे गाइडेंस लेके आप अपने बुक्स को लेके आप उतने आवर से स्टडी में दोगे ना, ज़्यादा है। ठीक है, मतलब वो ये बोलना चाहते हैं कि कोचिंग बन जाओ, खुद से बुक लेके बैठ जाओ, खुद बुक लेके गाइडेंस लेके आप गाइडेंस लीजिए, उनको गाइडेंस लीजिए, आप अपने टीचर से गाइडेंस लीजिए, ना कि इन कोचिंग सेंटर्स में जाके, क्योंकि वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज भी कर। बस मैं एक्चुअल में यहाँ पे कोचिंग सेंटर की बात नहीं कर रहा। अच्छा, कोचिंग टीचर्स की बात। जैसे मैंने में से हम जब स्कूल में तो हमारे हम 2-3 दोस्त लोगों को पढ़ाने के लिए सर आते, तो उन्हीं से सर आते थे, मैडम आती थी, इनसे पढ़ लेते। मम्मी पापा ने कंप्यूटर बोलते, जी होम ट्यूशन जिसको हम बोलते। तो वो होम ट्यूशन वर्सेस ना यहाँ पे जो एडटेक मोबाइल में जो या टैबलेट में जो बच्चे पढ़ रहे, मैं उनके बीच का एक कंपेरिजन देना था। ठीक सर, टीचर्स फार बेटर रहते हैं हमेशा। इस टाइप के जो टीचर्स रहते हैं वो जो गाइडेंस भी देते हैं, क्योंकि उनका अनुभव भी रहता है। ठीक है, उनसे टीचिंग लेके, कोचिंग लेके अगर तैयारी करूँ फार बेटर। क्योंकि देखिए क्या होता है, एडटेक ऑलरेडी कोई फ्री में आपको नहीं बताएगा, जितना आपको गूगल में या ये सब जगहों में मिलेगा वो ठीक है, वो आप ऑफ कर सकते हो, बट फोकस्ड होना चाहिए मेरा एक। अब जो भी करो फोकस्ड होके, ठीक है। अगर टीचर से वो एडवाइस ले रहे हो, चीज़ें सीख के आप कर रहे हो तो बहुत है। क्योंकि देखिए एक बात याद रखना, सामने बैठ के जो आप चीज़ें ग्रहण करोगे उसका कोई इससे अच्छा कुछ नहीं हो।
लाइक अगर आप किसी चीज़ के तुम पढ़ रहे हो देख रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी ही नहीं पता, बट अगर एक टीचर सामने बैठ के आपको कुछ बता रहा है पढ़ा रहा है तो फार्म। जैसे कि आज की डेट में कई टेक कंपनियां हैं, वो जो छोटे बच्चे हैं K2 एक ब्रैकेट हम बोलते हैं, किंडरगार्टन से लेकर 12वीं क्लास के बीच, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए वो मतलब जो वीडियोस होते हैं इंटरेक्टिव वीडियोस होते हैं, तो बच्चों को अगर पोएम सिखा रहे तो गा के म्यूजिक के साथ में पूरा बढ़िया सब गाने की तरह वो पोएम चल रही है। या फिर अगर बच्चों को मैथ सिखा रहे हैं तो वो स्क्रीन पर 2 केले इधर प्लस 2 केले इधर, अब बताओ कितने केले आगे। तो उस तरह की पढ़ाई सर बच्चों के लिए, बच्चों के मतलब दिमाग के लिए अच्छी, गुरु से पढ़ना ज़्यादा अच्छा। सर गुरु से ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, हमेशा से अच्छा रहा है, और अभी भी मैं उसी को बोलूँगा कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है अदर देन कि आप इन चीज़ों को जाओ। तो ये क्या होता है, एक्लो फ्रेंडली उन्हें कोई बुरा नहीं है सर, अच्छी बात, बट मैं ये चाहता हूँ कि अभी भी अगर हम इस सिद्धांत को फॉलो करेंगे ना तो बहुत अच्छा है। एक समय तक क्या होता है, एक्सपोजर आपको मिलेगा, बाद में वो चांस रहता है, बट आपको लगता है कि ये जो किंडरगार्टन वाले बच्चे हैं और जो पैसे वो चार्ज करते हैं वो अनाफ कर, वो तो अनाथ से ना है उसकी तुम बात, पैसे की तुम बात नहीं कर रहे। तो मैं ये बोल रहा हूँ सर, गुरु से जो चीज़ें मिलेंगी वो फार बेटर है और बहुत। तो सबसे बच्चों को पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कॉम्पिटिशन या एक छोटे कोचिंग में जहाँ कम बच्चे हो, बिल्कुल वो सबसे बेहतरीन तरीका है छोटे बच्चों को पढ़ाने। बिल्कुल सर, क्योंकि फोकस जाएगा, टीचर भी कम स्टूडेंट है तो फोकस होकर पढ़ाएंगे और पर्सनली 1-to-1 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर। अच्छा सर, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ आर्टिकल आई, मैंने पढ़ा, हमारे देश के बच्चे जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करते। ये हमारा देश जो दुनिया के साथ सबसे बेहतरीन मैथमेटिशियंस को पढ़े, बिल्कुल हम तो आज भी घमंड आके बोलते हैं आर्यभट्ट हमारे वही, बस वो कई सदियों पुरानी बात है, लेकिन आज हम घमंड से देखते हैं कि जीरो का इन्वेंशन तो इसी ने दिया है। भाई रामानुजन जी थे, मैथमेटिशियंस की तो कोई कमी नहीं रही, ना फिलोसफर्स की रही, लेकिन आज की डेट में जो बच्चे हैं वो सब बेसिक मैथ्स, बेसिक मतलब बेसिक वर्क होता है वो भी ठीक से नहीं करता। क्या कारण है सर? पेरेंट्स को ये मतलब इसमें क्या किया जा सकता है किसी भी तरफ? सर अच्छे गुरु की कमी, अगर एक अच्छा गुरु किसी को भी नहीं वो चीज़ें बना भी सकता है, बिगाड़ भी, क्योंकि अगर अच्छा गुरु मिल जाता है किसी भी स्टूडेंट वो चीज़ें बदल सकते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टीचर्स अगर अच्छे हैं, आपको एक चीज़ बताइए, सिंपल फिनलैंड का मैं एग्जांपल देता हूँ। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे एजुकेशन को बहुत तवज्जो दी जाती है, और सबसे बड़ी बात है जो लोअर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा, और वहाँ के टीचर्स को सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि वो पूरा फोकस होके पढ़ाए। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उनको लगता है कि ये हमारा भविष्य है, और अगर हम भविष्य को ही छोड़ देंगे बचपन में अच्छे से नरिश करना तो आगे क्या ग्रोथ होगा, तो पूरा का पूरा ध्यान है वहाँ, वो कॉम्प्लिकेशन नहीं कर, बेसिक्स पे ध्यान दें। अगर हमारा बेसिक्स तो सही हो जाता है ना सर, सब चीज़ें ठीक है। बेसिक ही ख़राब है तो आगे क्या उसमें बिल्डिंग क्या बनेगी, नहीं बन पाती। यही आदत है, आप जो बोल रहे हो ना उसका ये आंसर। अगर हम बेसिक्स बच्चों को सिखाएं और बड़े अच्छे से सिखाएं पूरा ध्यान लगा के, आपको यकीन नहीं होगा वो बड़ी 7th क्लास तक या 6th क्लास तक वो सिर्फ बेसिक्स पता है, उनको कोई जल्दी नहीं होती। आप रूट समझो, आप मैथ्स का बेसिक समझो, आप अपनी लैंग्वेज का बेसिक समझिए, ठीक है। अगर मैं बेसिक क्लियर कर दूंगा कि चीज़ें तो ख़राब कैसे नहीं बताएंगी, ठीक है। वो सब चीज़ें सिखाई जाती, हाउ टू बिहेव, कैसे चीज़ों को सही रखना है, कहाँ चीज़ें फेंकनी नहीं है, कहाँ टूटना नहीं है। वो अगर मैं बचपन से हमारे यहाँ जो नर्सरी के बच्चों से अगर शुरू करता हूँ, प्ले से शुरू करता हूँ, तो वो 8th 9th तक आते आते उसको ये मालूम रहेगा कि भैया मेरे को ये चीज़ें नहीं करनी जो हमारे यहाँ नहीं सिखाए। बड़े अफसोस की बात, इसीलिए हमारे यहाँ सड़कों पर अभी भी थूका जाता है, सड़कों में कचरे फेंक दिए जाए। अगर वो बेसिक चीज़ें अगर सही काम कर लिए तो कौन करेगा आप बताइए। एक पूरी जनरेशन चेंज हो गई तो आगे पूरी बदलते जाएगी, हमको मालूम रहेगा ना कि हमको क्या चाहिए। तो जो पीडियाट्रिक साइकोलॉजी होती है, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है, ये सिर्फ ये मैसेज देती है कि आप अपने बच्चों को रूट से सही करवाइए तो सब चीज़ें ठीक होंगी। बस गाइडेंस प्रॉपरली दो। देखिए बड़ों में हम में जो भी
फ्लॉज हैं, अगर वो हम एक्सेप्ट करके चीज़ें सही करने की कोशिश करें, सब ठीक होता है। अभी मैंने कई जगह देखा, बच्चे बोलते हैं अपने पापा को, पापा उधर मत फेंकिए, गलत है, आप डस्टबिन में डालिए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी बताया जा रहा है, स्कूल में बताया जा रहा है। अगर हम स्कूल में ये चीज़ें बताएंगे, अगर एक प्रॉपर काउंसलर बैठेगा वहाँ पे, साइकोलॉजिस्ट बैठेगा जो बाकी टीचर्स के समान क्लास लेगा, लेकिन वो क्लास ऐसी नहीं होगी, मीटू क्लास नहीं होगी, कंप्लीट करना है सिलेबस, वहाँ सिलेबस कंप्लीट करने वाला कोई टेंशन नहीं। वहाँ बच्चों को बताया जाए करना कैसे, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी है, क्या बिहेव करने, कैसे लड़कियों को इज्जत देनी, तो वो सीखेगा कि लड़कियों के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। तो जो रेप केसेस आजकल बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं, शायद बंद हो जाए, क्योंकि उनको मालूम रहेगा कि अपने इमोशंस में कैसे कंट्रोल करना और क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी, वो चीज़ें सीख पाएगा। तो फिर हमारा रूट अगर सही हो जाएगा ना सर, तो चीज़ें सही होंगी। सर बच्चों के बारे में तो अपने बहुत बात कर लिए जी, और आगे और भी करेंगे, लेकिन अब एक बार सर बड़ों पे आते हैं। जब हमारे बड़े व्यूअर्स हैं वो भी सोच रहे होंगे हमारे पे कब आओगे। बिल्कुल सर। तो सर बड़ों के बारे में बात करने से पहले मैं एक शब्द है, जी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस शब्द को लेके यूट्यूब पे या गूगल पे, कहीं पे भी, किसी भी सोशल मीडिया पे, सर्च इंजन पे या कहीं पे भी लोग ठगा जा रहे हैं। शब्द का नाम है डिप्रेशन। कई जगह यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, हम देखते हैं एड्स चलती कि आप डिप्रेशन में हैं, आप ये करिए, आप हमारी ये दवाई खाइए। तो ये जो शब्द है डिप्रेशन, इसके असल मायने क्या है, डिप्रेशन एक्चुअल में क्या है, और ये जो ये ठगाई चल रही है, कोई ठगाई चल रही है, ये सच हो रहा है? ये सर अभी का जो समय है वो डिप्रेशन सच में लोगों को फेस करना पड़ता है, बट मोस्टली लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि वो कब डिप्रेशन में चलेंगे। है क्या ये डिप्रेशन बेसिकली देखिए एक निराशा का ये अतिरेक रूप होता है, हिंदी में बोला जाए, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा लोग निराश हो जाते हैं अपनी लाइफ से, अपनी प्रेजेंट कंडीशन से, बहुत ज़्यादा उदास होने लगते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मन में आने लगता है कि मैं भी कर क्या रहा हूँ। मेरे जैसे? तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं सर मन में कि, और अकेले में उदास होना, घंटों बैठे रहना, और खुद में वो फील करना कि मेरा लाइफ अब कोई काम का नहीं है, ठीक है। सुसाइडल थॉट जनरेट होने लगना, ठीक है। कई बार दिल की धड़कन बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा हृदय गति बढ़ जाना, ठीक है। और रोना आना, कई बार अकेले में अपने आप में रोना आना, ये सब चीज़ें डिप्रेशन की निशानी हो। ये कुछ एक सिम्टम्स है जिनकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो लोगों को पहले तो ये समझना आना चाहिए कि मैं कब डिप्रेशन में चला गया है, जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट वो लोगों से हेल्प ले पाएंगे। जैसे आपने बोला जितने एडल्ट हैं, बड़े यंग लोग हैं जो स्कूल्स में मतलब 10th 11th 12th में पहुँच, उनको स्टडी का वो रहता है काफ़ी। मेरे हिसाब से तो जब लोग 10th में आते हैं, 10th स्टैंडर्ड में, तब भी ऐसा डिप्रेशन का जो साइकिल है ये चालू होता है। सर मोस्टली देखिए चाइल्डहुड डिप्रेशन भी रहता है, बट हाँ आप जैसे बोल रहे हैं कि हाँ वो क्यों होता है, उसका रीज़न है 10th तक पहुँचते हुए बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो जाता है। अब बोर्ड एग्ज़ाम में लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, फैमिली प्रेशर एज वेल एज स्कूल का प्रेशर, ठीक है। तो उनके बारे में जब प्रेशर बढ़ता है तो वो बच्चे भरने लगते हैं, कैसे करें। और बार बार बोला जा रहा है तो पढ़ नहीं पा रहा है, वो 2 घंटा भी पढ़ता है तो उसको याद नहीं हो रहा है या कम याद हो रहा है, तो परेशान होता है। बोला जाता है तब जब हाफ ईयरली होते हैं रिजल्ट, अरे क्या रिजल्ट ले आए, उसके बाद और प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, ये होते होते सर बच्चों में माइग्रेन होने डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। माइग्रेन मतलब एक तरफ का जो सर दर्द होता है उसको माइग्रेन बोलते हैं, और तेज़ दर्द होना, ठीक है। नींद कम होना क्योंकि पढ़ते बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर से प्रेशर पड़ने लगता है, दोस्तों का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सब। तो इसलिए वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और डिप्रेशन में जाने का मतलब सिर्फ उदास होना नहीं होता, उसके अलावा मल्टीपल चीज़ें रहती हैं जो जुड़े रहती हैं, वो सिम्टम्स जब आते हैं तो इंसान एक्यूट डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन एक टाइप्स होते हैं, इस पर जाते हैं। और उसके बाद फिर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कोटा में बच्चों ने सुसाइडल केस बहुत बढ़ गए। उसका रीज़न ही है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा कर देते हैं कि बच्चों के पास और कोई चारा नहीं है, और बड़े नंबर भी कम ज़्यादा आते हैं तो वो अटैम्प्ट कर। और बड़ों में वही है सर, पढ़ाई पूरी हो गई, जॉब में आ गए, ठीक है। जॉब में आने के बाद फिर आगे लाइफ कैसे चलेगी, और साथ में लोगों को देखना कि भाई कोई बहुत अच्छे पैकेज में चला गया, बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, तो वो भी एक प्रेशर क्रिएट हुआ।
सेल्फ प्रेशर क्रिएट करने लगता है इंसान से। ठीक है, जैसे सेल्फ प्रेशर क्रिएट होता है स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी में कन्वर्ट होता है और एंग्जाइटी धीरे से फिर डिप्रेशन में चला है। एक तरीके से पर्पस का ना होना या एक क्लियर पर्पस ना होना। बिल्कुल एक लक्ष्य ना होना, ठीक है, लक्ष्य विहीन ज़िंदगी होना। क्योंकि अगर लक्ष्य होता है तो इंसान को मालूम है कि भाई मैं ये कर लूँगा या करने वाला हूँ, तो उसको फिर वो चीज़ें नहीं होती जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर वो रहती तो मालूम रहता है कि भाई मेरे को। और एक्सपेक्टेशंस क्या होता है कि हर इंसान का एक्सपेक्टेशन लेवल जब बहुत ज़्यादा होता है और वो उसको पा नहीं पाता तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, वो चीज़ है। मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, स्ट्रेस हमेशा बुरा भी नहीं होता, स्ट्रेस होना भी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस इसलिए होना चाहिए कि उसको ये पता रहता है कि मेरे को ये करना है और उसको कंप्लीट। लेकिन हाँ, जब वो टास्क कंप्लीट हो या वो उद्देश्य पूरा हो तो खुशी भी होनी चाहिए। ठीक है, और वो मन में बरकरार जो नहीं हो पाता लोगों। ठीक है, वो और की जो लालच रहती है उसके चक्कर में इंसान अपने को ख़राब कर। आप अगर देखें कि पहला जब मेरा सैलरी था वो इतने रुपए का था, अगर वो कंपेयर करें तो कई गुना ज़्यादा कमाने लगता है इंसान। ग्रोथ होती है बट सेटिस्फेक्शन नहीं। जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा डिप्रेशन के केसेस दिखते रहेंगे। अच्छा सर, डिप्रेशन की बात चल ही रही है, गूगल पे हर जगह ये सब आज की अभी थोड़ा ज़्यादा फैल भी गया है कि डिप्रेशन हो गया आपको आप अगर ये कर रहे हो तो आपको डिप्रेशन हो गया, आप वो कर रहे हो तो आपको डिप्रेशन हो गया, आप ज़्यादा सोच रहे हो तो आपको डिप्रेशन हो गया, आप हमारी ये दवाई लीजिए, हमारी ये बुक पढ़िए। तो इन सबसे कुछ फ़ायदा होता है या ये सच है? सर देखिए, मैं एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको तकलीफ़ है सबसे पहले आप डिस्कस कीजिए फैमिली में, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। अगर नहीं है तो आपके पास कोई दोस्त होंगे, ठीक है, या कोई रिश्तेदार होंगे, आप अगर उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो बाहर कोई ऐसा इंसान आपके पास हो जिसको आप अपनी मन की बात, अपनी दुख तकलीफ़ को बता सकते, खुल के बता सकते कि मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, मेरे को रोना आ रहा है, मैं अपनी चीज़ें बता पाऊँ। तो वो अगर कर पाता है तो ठीक है। इधर उसके बाद आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते, जैसे काउंसलर के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट से मिलना, और एक्सट्रीम जब केसेस हो जाते हैं तो साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर से जो दवाई उपयोग करते हैं। तो शुरुआती चीज़ में आप काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, वो रिड्यूस कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम बिना दवाइयों? बिना दवाई। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको किसी की दवाई खानी है, कोई जड़ी बूटी खानी, कोई किसी से बात कर। बिल्कुल, पहला स्टेप ही है कि आपको बात कर, आप खुल के अपनी दिल की बात कर सके, अपने मन की बात बता सकते हो, तो आप काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो सकती। ऐसा बात करने से याद आया, हमारे सुनने में आया कि आप एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, इनिशिएट करने के प्रोसेस में। क्या है वो मूवमेंट? सर ये मूवमेंट है, इसका नाम है कह दो। कह दो मतलब अपने मन की बात कह दो। आपके मन में जो चीज़ें हैं उसको दिल खोल के कह दो। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे अपना खुद का बिजनेस रन करते हो या जॉब करते हो, आपको कभी भी कोई तकलीफ, चाहे अपने दोस्त से मिला जुला या अपने पार्टनर से या अपनी वाइफ से या अपने पेरेंट्स से या किसी से भी कोई भी तकलीफ है, आप अपनी बात कह दो। किसको? एग्जैक्टली किसको? सबसे पहले कोई ऐसा इंसान जो आपको समझता हो या आप अपनी बातें कह सकते हो उनको, या किसी काउंसलर के पास जाइए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए जो आपकी बात बेसियसली सुने, उसको अपनी पूरी बात कह दीजिए। वो सबसे कह दो का मूवमेंट ही इसीलिए शुरू किया गया है, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं उनको उससे बाहर निकल, या जो डिप्रेशन में उनको बाहर निकल। कई सुसाइडल केसेस आपने सुने होंगे जो स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट इसलिए करते हैं कि वो अपने मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर, वो इसलिए नहीं कि मम्मी पापा का वो खुद का एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर, और वो जो चीज़ें हैं उनको अनसेटिस्फाई करती है, उसकी वजह से वो स्टेप लेंगे। दैट इज़ वेरी रॉन्ग सर। मैं खुद चाहता हूँ कि ये चीज़ें रुके। समाज में जो बार बार सुसाइडल केसेस हर दूसरे तीसरे दिन सुनने मिलता है, अगर आप देखेंगे ना सर, सबसे ज़्यादा जो सुसाइडल केस है हमारे इंडिया में रजिस्टर हो रही है, हर दूसरे तीसरे दिन में आपको ये चीज़ न्यूज़ मिलेगी, शायद हर रोज़ मिलता हो। ठीक है, अगर रोकना है तो इसका जड़ में जाके काम करना पड़ेगा। इसीलिए वो जो मूवमेंट है कह दो, ये हमारे जैसे साइकोलॉजिस्ट जो समाज में, सोसाइटी में सर्विस देना चाहते हैं, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि कह दो मूवमेंट में जुड़ने का मतलब ये नॉन प्रॉफिट चीज़ है। इसमें आप खुल के बात कर सकते हैं, आप मेरे जैसे लोगों के पास आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको बोलना चाहिए कि मुझे परेशानी, ठीक है,
अगर आपके मन में ये है कि मैं काउंसलर के पास जाऊँगा, फीस मैं कैसे बियर कर सकता हूँ, प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट इट। आप सीधे किसी भी काउंसलर के पास जाइए और ये बात बताइए कि मैं स्टूडेंट हूँ या मैं ये हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल आपकी हेल्प होगी, बिल्कुल हेल्प करेंगे और हम तैयार हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। आप तो हैं ही। बिल्कुल, मैं बिल्कुल हेल्प के लिए तैयार हूँ, मैं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और लोग आगे आएँ, तो ये जो है ना, ये चीज़ें रुकेंगी। डिप्रेशन के केसेस कम हो सकते हैं, सुसाइडल केसेस रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि एक इंसान चाहिए जो टाइम से उनकी बात सुने। ये कह दो बस। मैं सर आशा करूंगा कि आपका जो ये कह दो मूवमेंट है ये सक्सेसफुल हो और हमारे देश में जो ये सुसाइड की जो गाथा चली आ रही है ये थोड़ी कम हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी दर्शकों से भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि किसी से भी बात करिए, अपने दोस्त से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से। अगर उनमें से किसी से भी नहीं कर सकते तो डॉक्टर साहब के जैसे और भी कई डॉक्टर्स हैं, आप उनको ढूंढ सकते हैं। आज आपके पास इंटरनेट, सारी फैसिलिटीज़ हैं, या आप डायरेक्ट डॉक्टर साहब से भी बात कर सकते हैं। सर मैं आपका आपकी जो मतलब डिटेल्स हैं मैं उसको नीचे लिंक में कमेंट्स में डालना अपना मतलब डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डालना चाहूँगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप शेयर कीजिए। और कह दो मूवमेंट इसीलिए है कि लोगों को फ़ायदा मिले इसमें से, एटलीस्ट लोग इन चीज़ों से बच पाए। ऐसा तो मेरे पास भी एक आइडिया था आपकी इस कह दो मूवमेंट के लिए सर। क्योंकि सर जैसा हम लोग अभी बात की कि पैसा एक इशू आ जी। इंटरनेट पे सर कुछ फोरम्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ लोग एनोनिमसली, यानी कि किसी को नहीं पता चलता आप कौन है, आप वैसी साइट पे जाके अपनी बातें पोस्ट कर सकते हैं। 4chan हो गया, रेडिट हो गया, ऐसी साइट्स हैं। इन साइट्स पे भी लोग जाके अपनी बातें बोल सकते हैं। कोई ना कोई तो देखेगा, कोई ना कोई तो सुनेगा। सर हाँ बिल्कुल, बट क्या होता है कि जैसे हमारे उसमें प्रिवेसी ही बहुत मायने रखती है। जैसे कई ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी मन की बात या अपनी बहुत पर्सनल चीज़ें नहीं कर पाते सर, बोल नहीं पाते। एक सिंपल सी चीज़ है सर, अगर कोई लड़की रेप विक्टिम है तो वो अपनी बात ऐसे सोशल मीडिया में ये नहीं कर पाती सर, वो यूजुअली नहीं हो पाता। मेरे पास कई ऐसी बच्चियाँ आती हैं जो अपनी चीज़ें बताती हैं कि सर हमारे साथ ये हुआ, हमारे किसी क्लोज रिलेटिव ने हमारे साथ ऐसा किया, या स्कूल में ऐसा हुआ, हम बोल नहीं पा रहे क्योंकि हम डरते हैं। ठीक है सर, दिस इज़ नॉट अ ईजी थिंग्स, बट हाँ इसके लिए आपने जैसे बोला कि अगर इस मूवमेंट में जुड़ते हैं कोई भी ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग आगे आ सकते हैं, आप लोगों को पूरी हेल्प। ठीक है सर, मैं आशा करूँगा कि आपका ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो सर। बिल्कुल सर। सुसाइड रेट भगवान के लिए, अगर इस देश में अगर 1 महीना भी ऐसा गया जिसमें सुसाइड रेट पूरा 0, बहुत अच्छा। सर मैं चाहता हूँ कि आप 1 महीने की बात कर रहे हैं, मैं एक दिन भी अगर कोई ऐसा हो जाता है तो हम जो बात कर रहे हैं आपस में वो सक्सेसफुल होगा। और अगर एक इंसान भी हमारी बात सुन के अगर मुझसे कांटेक्ट करता है या किसी को अपनी बात बताता है कि मेरा मन कर रहा है, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, और हमारी बात सुन के अगर किसी इंसान से बात करके रुक जाता है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो सक्सेसफुल। जी सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हम अभी तक तो फ़ोन हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन अब तो फ़ोन के ऊपर में भी चीज़ें आ गई हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, VR ग्लासेस आ गई हैं। बिल्कुल सर। इनका जो प्रभाव है हमारे दिमाग कैसा है? सर जितनी भी VR से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बुरा ही प्रभाव डालती है मोस्टली से। कोई बुरा प्रभाव दिमाग पे, कोई अच्छा प्रभाव? सर आप एक चीज़ बताएंगे, हम बुक्स पढ़ते थे पहले, वो काफ़ी हद तक कम हो गए, काफ़ी हद तक। मतलब बुक रीडर अगर मैं बोलूँगा ना तो हम शायद गिन सकेंगे, अब ऐसी परिस्थिति आ रही। VR मोबाइल इनमें पढ़ना, मतलब लोग बुक्स भी उसमें पढ़ते हैं, मैं उनको भी मना करूँगा कि बुक्स उसमें मत पढ़ें। ठीक है, वो ईजी टू अवेलेबल होती है, एक रीज़न होता है लोगों के पास, बट उसका सीधा सीधा गंदा इम्पैक्ट आपके आइज़ में पड़ता है, आपके ब्रेन में भी पड़ता है। अगर हम कंटिन्यू घंटों अगर सिर्फ मोबाइल में या VR, जैसे आपने बोला कि अगर VR ग्लास लेके गेम खेल रहे हैं या कुछ वर्चुअल चीज़ें देख रहे हैं तो बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है ब्रेन में। सर हमारा ब्रेन बहुत बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। ये इतनी अद्भुत चीज़ है कि हम जो चीज़ देख रहे हैं उसको बहुत जल्दी ऑप्ट करता है और उसी में मतलब वो भ्रम और विभ्रम की कंडीशन भी पैदा कर रहे हैं। ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है। लंबे समय तक अगर यही इसी में देखते रहेगा इंसान तो बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इससे, क्योंकि ईयर में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आई और ईयर दोनों भी पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज तो दोनों आँख और आपके कान दोनों के साथ में ही मिलके काम कर। बिल्कुल, बाद में सुनना कम होगा सर, विज़न में दिक्कत होगी लोगों की।
और मेंटल कंडीशन में भी फ़र्क पड़े। मेंटल कंडीशन में कैसे फ़र्क देख सर इस पर इल्यूजन या डेल्यूजन हो सकता है, जिसको हिंदी में भ्रम और विभ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और वो बुरा कंडीशन पैदा करता है। जैसे मेरे एक पेशेंट लगातार VR यूज़ कर रहे थे और वो उनको मेरे पास लेके आए कि बच्चा बहुत कंटिन्यूस देख रहा था, तो उसके हाथ भी अपने आप मूवमेंट होने लगे। ठीक है, हाथ मूवमेंट होना, कई बार अपने आप हाथ उठ जाना, या क्योंकि वो चीज़ें कंटिन्यूस होती है। अब वो चीज़ें ड्रीम से भी वही देखने लगती, क्योंकि ब्रेन उसके लिए उस टाइप का बन जाता है। तो ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है सर इन चीज़ों का। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कम से कम यूज़ करें तो बेटर है। यूज़ करना ज़रूरी है तब कीजिए, अदरवाइज़ एक डेली रूटीन ना हो कि जैसे हम खाना ज़रूरी है एक टाइम में, वैसे हम सिर्फ VR देखना ज़रूरी है या उसके थ्रू चीज़ें देखना ज़रूरी है, ये बिल्कुल नई टेक्निक्स। और सर VR की जब हम बात करते हैं वो तो एक पूरा अलग ही एक आयाम बना देता है आपके लिए। लेकिन अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑगमेंटेड रियलिटी। एप्पल भी इसके ऊपर में अपना एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है अभी बहुत ही जल्दी, जिसमें कि वही ग्लासेस तो VR के जैसे ही है, जो गियर है आपका, लेकिन वो आपकी जो सेंसर्स है वो आपकी आँख में बाहर का जो स्क्रीन है, बाहर की जो दुनिया है वो भी प्रोजेक्ट करती है, लेकिन उसके ऊपर भी एक इंटरफेस भी ले आती है। तो वो ठीक है सर, VR से बेटर है या वो नहीं, VR से बेटर इसलिए है क्योंकि वो बाहर की चीज़ें दिखाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई बुरा नहीं है सर। बट मैंने बताया ना, एक्सेसिव, संस्कृत में कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्ज्य। हर चीज़ का एक लिमिटेशन के साथ उपयोग हो तो बेटर। जैसे डोपामिन जो हम बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन, ये सब VR AR की टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए ये तो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। बिल्कुल। एक्सेसिव रिलीज जो है वो इंसानी दिमाग को कैसे मतलब चेंज करता है? सर देखिए, आर्टिफिशियली कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर आप करोगे तो वो डैमेज ही कर। सेरोटोनिन लेवल हो गया, डोपामिन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ हार्मोन्स है सर। ठीक है, आपने जैसे बोला हैप्पी हार्मोन, बिल्कुल हैप्पी हार्मोन है सर, लेकिन जो नेचुरल होना चाहिए वो नेचुरल चीज़ें जब तक नहीं होगी, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं या मैं आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, उसका खुशी अलग होती है। लेकिन VR के थ्रू देखते हुए ये सब चीज़ें मिलना वो एक आर्टिफिशियल होता है सर। एक समय तक आपको देगा और उसके बाद फिर इंसान के जो इमोशन, वो इमोशनल पार्ट थोड़ा कमज़ोर होने और वो सबसे बुरा इम्पैक्ट डालता है किसी की भी चीज़। इमोशन पे जब हम जी, एक स्टडी बता रही है कि आज की डेट में मैं जानना चाहूँगा कि ये स्टडी सही भी है। सब ये बोल रहे हैं कि एम्पैथी हमारे जनरेशन कम हो गई। सही? ख़त्म तो नहीं हुई है, हाँ कम ज़रूर हो गई। अभी की जनरेशन में चीज़ें देखी जा रही है कि एम्पैथी पार्ट कम हुआ है और इस चीज़ों में अभी काफ़ी रिसर्च भी चल रहा है सर। बट ये चीज़ है कि एम्पैथी कम होना एक बुरा साइन इसलिए है कि आगे की जनरेशन में वो चीज़, एम्पैथी कम हुई मतलब सहानुभूति कम हो रही है, लोगों के बारे में इमोशनली सोचना कम हो रहा है। तो ये गलत है क्योंकि हम इस पर फिर लोगों की मदद नहीं करना चाहेंगे आगे चल, वो चीज़ें कम होती जाएगी। सड़क में अगर कोई पड़ा है तो हम छोड़ के चले आएंगे, जबकि आज हम मदद करते, हम लोग रुकते हैं, चीज़ों को देखते। अगर एम्पैथी कम हो गई, जैसा कि अगर वो रूट से कम हो गई, तो सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, रुकते हैं सर, आज से कोई नहीं रुकता, लोग रुकते, कोई नहीं सर, करने वाले हेल्प करते हैं। अगर 10 लोगों में 2-3 लोग ऐसे होते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ सर। अभी भी कुछ लोगों में वो इमोशंस हैं, वो अगेन मैं बता रहा हूँ सर, वो हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो अगर एक्टिव रहे तो ज़्यादा बेटर, ठीक है। और वो नहीं रहा तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोग रुकना कम हो गया, लोग देखते कम है, मदद कम करते, वीडियो ज़्यादा। बिल्कुल सर, अगर हम यही कंडीशन आगे चलने देंगे तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी होनी है। सर दिमाग बोलते हैं सबसे अनोखी मशीन। बिल्कुल। इस अनोखी मशीन का जो प्रॉपर मतलब पावर है, अगर हम लोग को अनलीश करना है, अपने दिमाग को एक अच्छे लेवल पे यूज़ करना है, तो हमारे अंदर क्या आदतें होनी चाहिए, मतलब लोगों को क्या करना चाहिए जो हम अपने दिमाग को बेस्ट यूज़ करें? सर सबसे पहले तो हमको हमारी टाइमलाइन को सही जगह यूज़ करना चाहिए। अभी हम समय का ही सही तरीके से उपयोग नहीं करते। 24 घंटे हर इंसान के बराबर है ना, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे एक दुकानदार हो, चाहे कोई जॉब कर, तो क्यों ना हम उस समय को सही यूज़ और चीज़ों को सेग्रीगेट करना सीखें। काम का सेग्रीगेशन मतलब काम को, अगर एक पूरा काम मिला हुआ है दिन भर का, तो उसको कई टुकड़ों में तोड़,
और उस काम को उस समय के हिसाब से करें। दिन में लक्ष्य बनाएं, छोटे छोटे लक्ष्य, ये अलग अलग चीज़ें। आप एक तो सेग्रीगेशन करना सीखिए, ये अलग पार्ट। लक्ष्य बनाएं छोटा छोटा कि मेरे को ये काम करना है और उसको प्रॉपरली करो। डोंट किल टाइम, समय का कभी मर्डर नहीं होना चाहिए, जो इसलिए हम करते हैं। ठीक है, तो वक्त को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो एक प्रॉपरली काम ही हो। कैमरा मैन सुन लो, तुम ये क्यों बोल रहे हैं? सेग्रीगेशन ऑफ योर वर्क, मतलब एक तो लक्ष्य आपने तय कर लिया। क्या होता है जब भी लॉन्ग टर्म लक्ष्य करते हैं ना, तो उसके लिए उस तरीके से लगो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा बीच में रिदम ब्रेक हो जाता है, तो उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्से में तोड़, मतलब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हिस्से बांट लो। बिल्कुल लेवल्स बना, और जब तो एक एक लेवल्स क्रॉस होगा यू फील गुड, अरे यार मेरा तो ये काम हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आप लक्ष्य तक आसानी से। और ये प्रॉपरली होना चाहिए, तब होगा। एक सिस्टम आप डेवलप विद इन योर सेल्फ कर लीजिए, ये बहुत अच्छा। और क्या कर सकते हैं सर? सर इसके अलावा देखिए, खुद में चीज़ें सही करना पड़ेगा, खुद की आदतें। आपको मालूम है, देखिए फ्लॉज सब में होते, कोई कंप्लीट नहीं हो, एक बात याद रखिए। अगर हम कंप्लीट नहीं है, हमें बुराइयाँ, हमें बुरी चीज़ें, लेकिन एक पर्सन जो रहता है उसकी पर्सनैलिटी रहती है, उसको खुद मालूम रहता है कि यार हरीश तेरे में ये कमज़ोरी है, ये गलतियाँ भी कर, ठीक। लेकिन हरीश बोलता है ठीक है भैया, ये मेरी कमज़ोर, मेरी गलती है, ठीक है, मेरे को थोड़ी रेडिशिप बताएगा या मेरा कलीग बताएगा मुझे, है ना, वो हर्ट करती है ना। तो खुद में लेकिन काम करना आना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि दीज आर माई फ्लॉज। आप नोट इट डाउन कर लीजिए, मैं वक्त में नहीं आता, मैं वक्त में काम नहीं कर, या मैं पलट के जवाब दे देता, ये मेरा एंगर इशू। आप नोट कीजिएगा सर, और वन बाई वन उसमें काम कीजिए। पहले एक कम कर लीजिए कि मेरे को एंगर रिड्यूस करना है, हाउ। अब उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे को जब एंगर हो रहा है तो मेरे को अपनी ब्रीथ पे ध्यान, फिर एक पैटर्न बना लीजिए। जैसे ही वो होगा अपने आप आपका एंगर रिजॉल्व होने लगे। खुद में गुस्सा आना, खुद में, ठीक है चलो उसको कैसे सही करो। अब ब्रीथ इन कीजिए और उसको 4 3 2 1। वो गुस्सा क्यों कम होता है? क्योंकि भैया मेरा ब्रीथ में ध्यान दे रहा हूँ, मेरे लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल में से किस में ज़्यादा हवा आ रही है उसमें ध्यान दे रहा हूँ। अपना ध्यान भटका लेना, इससे ध्यान भटकाना, ज्ञान को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देना कि भैया इधर सोच, जैसे दूसरी तरफ सोचिएगा अपने आप चीज़ें कम होंगी। आजकल ऑनलाइन स्पेस इसलिए आप पॉपुलर माइंडफुलनेस, बिल्कुल उसमें हम लोग अपने थॉट्स को और ऑब्जर्व करते हैं। आप बोल रहे हैं वही, एक ही चीज़ है हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। और खास कर जर्नलिंग इज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे लिए। जैसे अपने अपने आप को वाइंड ध्यान से अपने टाइगर हम वो सही बिल्कुल। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे बताया जाता है कि आप जो सोच रहे हो, आप अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते। बड़ा मुश्किल रहता है, लोग बोलते हैं मैं कंट्रोल नहीं रहता, हमेशा दिमाग चलते रहता है कुछ ना। तब आपको मालूम होना चाहिए कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते। ओवर थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, ओवर थिंकिंग भी थोड़ी इससे हल्का सा अलग है, बट मिलता है क्योंकि बार बार मन में थॉट आते हैं, बार बार सोचते रहता है दिमाग, ठीक है। तो उसको कम करना है, उसके लिए काफ़ी कई एक्सरसाइजेज रहते हैं, ठीक है। उसको आप अपनी लाइफ में ला के चीज़ें करके उसको सही कर सकते, ये चीज़ें रहती हैं। देखिए अगर आप थेरेपी पार्ट में जाएँ तो थेरेपीज भी बहुत रहती है, एक्सरसाइजेज पार्ट में जाएँ एक्सरसाइजेज बहुत रहती है, ठीक है। आपके मन को कैसे नियंत्रित करना है, कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो सिखाया जाता है, ठीक है। ये सब काउंसलर्स आपको होता है। जैसे आपने बोला कि माइंडफुलनेस ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन उस फेज तक पहुंचना भी चाहिए। आपको उस फेज तक पहुंचना पड़ेगा कि जब आप उस चीज़ को अपने अंदर ला सकते, ठीक है। आप बैठोगे तो कम से कम अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें आप बैठा सकते हो या रिपीट कर सकते हो, ठीक है। वो सब चीज़ें रहे, वो एक एक करके सिखाई जाएंगी। अच्छा सर, बड़ों के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो बड़ों में एक बड़ी गंदी आदत कईयों में होती है, देखा जाए गलत तरह की वीडियोस देखने जी। इससे सर हमारे दिमाग पे, या जो देख रहे हैं रेगुलरली देख रहे हैं उनके दिमाग क्या है? अपॉन वीडियोस की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है, ना केवल विचारों में, मन में भी, ठीक है। अभी जो हमारी बात हुई कि समाज में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से फैल रही हैं, चाहे वो क्राइम हो, ठीक है, चाहे रेप केसेस हो, जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं,
उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि आप इस टाइप की वीडियोस देखते हैं तो मन में एक बुरा प्रभाव पड़ता है सर, ठीक है। ज़्यादातर युवा जो मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं कि हम देखते हैं, चाहे आपको बता दूं इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ठीक है। आप क्योंकि मोबाइल इतनी इजीली अवेलेबल है तो वो बहुत आसानी से किसी भी क्षण वो देख लेते हैं, अननोइंगली भी और कई बार विलिंगली, मोस्टली विलिंगली, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय ये लोग व्यतीत करते हैं इसमें, कई लोग तो रोज़ देखते हैं ऐसे वीडियोस। सीधे सीधे इससे ब्रेन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे, ठीक है। ब्रेन में फ़र्क पड़ना मतलब उनके थॉट्स वैसे चलने लगते हैं। मैं अगर आपको रोज़ सिंपल हनुमान चालीसा पढ़ने बोलता हूँ और अगर 21 दिन तक मैं आपको रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ने बोलूँ शाम के एक नियत समय में आपके, और 21 दिन बाद बंद भी कर दूँ ना तो उसके बाद भी आपके मन में वो चलेगा। आप सोचिए कि जब हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हो इम्पैक्ट आता है, तो अगर रोज़ फ़ोन देखोगे तो वो एक बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, शरीर में भी और मन में भी। मैं दो चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि फिजियोलॉजिकली भी काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। शरीर में बार बार वो इम्पैक्ट आना, बार बार वो चीज़ें होने से शरीर वीक होता है एक लिमिट से ज़्यादा करने, ठीक है। कई जो लोग जी बार बार ये देख रहे हैं वो ये तो समझ में आ गया कि ये गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद को रोक नहीं पाते क्योंकि उनकी आदत लत लग चुकी हो। बिल्कुल जैसे स्मोकिंग की एक लत हो गई, ड्रिंकिंग की लत हो गई, ड्रग्स की एक लत हो गई, वैसे ये भी एक तरह का नशा ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल नशा। इन नशों से ही, चाहे ये पॉर्न का नशा हो या ड्रग्स का, अल्कोहल का, सिगरेट का, किसी का भी नशा, ये नशा छोड़ने से सबसे मतलब एक क्या बोले उसको, इफेक्टिव तरीका क्या हो? किसी भी तरीके के नशा छुड़ाने के लिए, या चाहे वो कौन ही क्यों ना हो, या कोई सिगरेट शराब का नशा छुड़ाने के लिए भी हम काउंसलर डायबैक्टिकल थेरेपी यूज़ करते हैं, ठीक है। इट्स अ थेरेपी, इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी। जैसे हम अलग अलग थेरेपीज यूज़ करते हैं। डायबैक्टिकल थेरेपी होती है, उसमें बात करके चीज़ों को समझाया जाता है, फिर एक सर्टन वे में उन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है पेशेंट के सामने, ठीक है। जैसे फ़ोन बहुत ज़्यादा देख रहा है कोई, और आपने जैसे बोला कि एक हैबिट फॉर्म हो जाती है कि रोज़ रोज़ वो देख रहे हैं, उसके बगैर कई लोग को नींद नहीं आती। कई लोगों को लगता है मेरा स्ट्रेस रिड्यूस नहीं होता जब तक मैं फ़ोन ना देख लूँ या मास्टरबेशन ना कर। एक ये मिसकंसेप्शन है सर एक्चुअली, ठीक है। फ़ोन एक हैबिट है जो हमने खुद अपने लिए क्रिएट की हुई है। बच्चों ने, जो यंग जनरेशन है, वो एक हैबिट क्रिएट कर लेता है, मन में बार बार वो चीज़ें देखता है। मैं भी बोल रहा हूँ, इसको अगर देखने से रोकना है तो सर्टन टाइम सेट करना पड़ता है इन लोग। मेरे पास कई केसेस मैंने इसमें देखे हुए। इसमें मैं मना नहीं करता, मैं तुरंत नहीं बोलता कि भाई तू बंद कर दे, तो बोलता है कि आप मेरे फादर बन गए हो सर। मैंने सुना है सर ऐसा, एक पेशेंट ने बोला सर आप मेरे फादर टाइप का बिहेव कर, तो मैंने बोला भाई मैं वो नहीं कर रहा। तो बोलिए सर आप भी वही पर बंद कर दे। तो मैंने बोला कि भाई बंद, पूरी बात तो सुन ले पहले। मैंने उससे बोला कि बंद ज़रूर करना है, बट एक टाइम लिमिट करे। तो बोले देखिए, मैंने उसको बोला कि बंद पूरा नहीं बंद कर, एक टाइम लिमिट सेट करते हो। बिल्कुल देख, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जो चीज़ मैं देख रही वो उसको एड ऑन करेगा, उससे बिल्कुल बोला कि सर कर लेता हूँ। मैंने बोला कि ये आएगा, उसके तू कोई सा भी एक भगवान की फ़ोटो देखना, तो रिलीजियस है। बोले हाँ सर हम तो पूजा करते हैं। मैंने बोला ठीक है, नास्तिक तो नहीं। बोला नहीं सर ऐसा नहीं। मैंने बोला तो बस मेरी बात सुन के सिर्फ 2 मिनट के लिए वो फ़ोटोज़ ऑन कर, 2 मिनट से रहने, और वापस से तू फ़ोन देख ले, ठीक है। बोला लड़के ने वैसे ही किया। जैसे ही वो देखा उसके बाद बोला सर उसका तो मन ही मर गया सर। वो आदत, मतलब मेरी लिमिट ही वो वहाँ तक रहेगी। फिर एक क्लिप देखा, फिर जैसे ही आप मजबूरी में आप देखते बोलते थे, वो देखता था, तो फिर मेरा मन कम करने लगा। सर मैं कई बार ऐसा किया कि उसको स्किप कर दूँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा तो पूरी कर लूँ। और जब आप ये बोलते हो और उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ, तो मेरा मन ख़त्म होने लगा। और लिटरली उस कुछ दिनों की हैबिट, मतलब करीब 1.5 महीने तक ये चला। 1.5 महीने बाद वो रिड्यूस हो गई, उसकी हैबिट रिड्यूस हो गई। और ये सच में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर। तो आपके मन को एक कंडीशनल होता है सर। आप एक कंडीशन प्रोवाइड कर दोगे ना, एक सिंपल सी चीज़ें। हमारे साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल्स में जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे चूहों के ऊपर, बंदरों के ऊपर, ठीक है, उसमें एक दिखाया जाता था कि बार बार अगर चूहों को एक वे दिया जाए और एक रास्ते को, छोटे रास्ते को बंद कर दिया जाए और बाद में खोल भी जाए, खुले रास्ते में भी नहीं घुसता था वो लंबे रास्ते से ही आता। एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें रहती है, इंसान में भी वही काम कर। तो ये हैबिट फॉर्म कराया ये तो सर फोन के लिए आपका इलाज था।
हाँ जी सर। लेकिन मेरे हिसाब से हमारे देश में जो गांव है उनमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है और वो है अल्कोहल। लोग ज़्यादातर लोग दारू पीते हैं, घर में मारपीट करते हैं, उनके घर में कोई सुख नहीं है ना शांति है। ये दारू की जो आदत ये कैसे छोड़े? अगेन जो शराब की आदत है ये आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करती है सर। पूरी की पूरी आपकी विल के ऊपर डिपेंड करती है। जिसका विल कमज़ोर है और बार बार हैबिट फॉर्म हो गया है वो रोज़ दारू पिएगा, उसमें उस और दारू पिया उसके बाद बाकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। गुस्सा करना, मारपीट होना, एक घरों में जो क्लेश होता है वो इसीलिए होता है। उसी पर इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं सर? अगर मान के चलते कि एक बंदा है जिसकी विल पावर एकदम खत्म ही हो चुकी है, वो बिना दारू के जी नहीं सकता, वो जान चुका है, तो सर इसमें फैमिली क्या रोल प्ले कर सकती है? कुछ मदद कर? सबसे बड़ा रोल तो फैमिली ही प्ले करती है सर। फैमिली और फ्रेंड्स। अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और घर में एक भी इंसान ऐसा है जो आपकी बात समझता है या आपको लगता है कि ही इज़ या शी इज़ अ पर्सन जो मेरे को समझते हैं, तो उस इंसान का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को हम लेके साथ में चलते हैं, उनको बुला के हम बात करते हैं और उनके थ्रू हम कोशिश करते हैं चीज़ों को रिड्यूस कराएं। तो एक साइकोलॉजिकली ये बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सर। इससे चीज़ें रिड्यूस हो सकती हैं, बशर्ते कि सामने वाला भी एक प्रयत्न करे, कोशिश करे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। इसके अलावा काफ़ी देखिए शराब छुड़वाने के लिए तो काफ़ी ऐसे प्लेसेस भी आजकल बन गए हैं जहाँ पे भेजा जाता है और वहाँ पे शराब छुड़वाई जाती है। बट मैं अभी भी ये कहता हूँ अगर आपका विल पावर डेवलप हो सकता है यार तो उससे अच्छा कुछ नहीं है सर। अच्छा सर, आप लोग जैसा आप बोले कि आपके पास में लोग इसलिए नहीं आते कि वो पागल, और भी कई बीमारियों के लिए वो आते हैं, जैसे कि पैनिक, ओसीडी होना, डिप्रेशन होना। अगर मैं ये पूछता हूँ कि ये जो बीमारियाँ हैं मुझे कैसे पता चले कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट को या एक काउंसलर को अब वक्त आ गया कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, मुझे कैसे पता चले? क्योंकि मुझे बीमारी का नाम नहीं पता है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बीमारी, तो मैं कैसे जानूँ एक इंसान होने के नाते मुझे कैसे पता हो कि यार अब मैं शायद बीमार हूँ, मुझे अब मदद लेनी चाहिए? बिल्कुल सर। देखिए जब आपको ये लगने लगे कि मेरे खुद में सोचने में और मेरे खुद के प्रयत्न करने से और मेरे दोस्तों के साथ प्रयत्न करने पर भी वो चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पा रही, मेरे नियर डियर से बात कर रहा हूँ, उनकी सहायता ले रहा हूँ तो भी चीज़ें सही नहीं हो पा रही है, तब मुझे मदद लेनी है काउंसलिंग। अगर मेरी एक आदत हो गई है जो कि छूट ही नहीं रही है, या मैं किसी कंडीशन में आ चुका, दिमागी कंडीशन में आ चुका हूँ, चाहे मैं बहुत उदास रहने लगा हूँ या कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगा हूँ और वो कम नहीं हो रही है, नॉर्मल पे नहीं जा रही, आसपास वाले लोगों की मदद होने के बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तब मुझे मदद लेने का सोच लेना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर लोगों के बारे में बात की, आपके बारे में थोड़ा सा ही जान जी। तो आपसे मैं एक छोटा सा सवाल है, जी हम सबकी लाइफ में सर एक मोमेंट जो हम लोग को डिफाइन कर, बिल्कुल। एसपी रेड्डी की लाइफ में वो कौन सा मोमेंट था सर जो एसपी रेड्डी को आज एसपी रेड्डी बनाता है? वो इंसान जो लोगों के दिमाग को ठीक करने के लिए दिलो जान से बैठा, कौन सा मोमेंट था सर? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट जो मेरे स्कूल लाइफ में हुआ वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया कि मुझे यार साइकोलॉजिस्ट बनना है।